हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट प्रेपोजिशन का ही करेंगे। और पिछले हमने जो प्रेपोजिशन किए हैं वहाँ तक होप्स हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में, सुनने में। और आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज द ऑपोजिट। व्हाट इज द प्रेपोजिशन ऑपोजिट। ऑपोजिट का हिंदी मीनिंग होगा ठीक सामने या दूसरी तरफ। क्या होगा हिंदी मीनिंग? ठीक सामने या दूसरी तरफ। अब ऑपोजिट कैसे होता है? देखिए, ऑपोजिट ऐसे होगा आपका। ऑपोजिट का मतलब उल्टा नहीं होगा। हम देखिए, आम बोलचाल की भाषा में हम ऑपोजिट का मतलब उल्टा भी ले लेते हैं, लेकिन ये उल्टा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा सीधे तौर से अगर देखिए आप, इसका मतलब होगा कि जैसे ये कोई एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग ये खड़ी है यहाँ पे सामने, ठीक है। ये मान लो कि ये मेरा मकान है, इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में आपका मकान है, तो मैं कहूंगा कि आई एम ऑपोजिट टू यू। ठीक है, यानी कि मैं तुम्हारे ऑपोजिट हूँ, कि तुम्हारे ठीक सामने या आपके दूसरी तरफ हूँ, तो उसको आप ऑपोजिट कहेंगे। अगर मैं कहूँ सामने, तो ऑपोजिट इन फ्रंट ऑफ या बिफोर किसी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य है कि अगर मैंने सामने की बात करनी है, ये मान लो कि मैंने कोई ऐसे इन स्पेसिफाई नहीं करना कि मैं बिल्कुल आपके ठीक सामने हूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप इन फ्रंट ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बिफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे उसको हम आगे वाले इसमें स्लाइड्स में देखेंगे। पहला यहाँ पर देखिए कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। ठीक है, ये इस तरह से लिखा गया है। तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम बिफोर यू, या आई एम ऑपोजिट यू। ठीक है, ये तीनों इसके लिए आएंगे, तुम्हारे सामने के लिए, मतलब ठीक सामने के लिए। जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो कि ये कोई ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, तो अगर ये आमने सामने खड़े हैं तो ये तीनों तरह से बोल सकते हैं कि आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, या आई एम बिफोर यू, या आई एम ऑपोजिट यू। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? माई होम इज ऑपोजिट योर शॉप। अब देखिए, माई होम क्या है यहाँ पे? ये हमारा सब्जेक्ट है। ये भी साथ साथ हम सीखते जाएंगे बीच बीच में। माई होम यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं अपने घर से सेंटेंस की शुरुआत कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो इज है वो यहाँ पे लगा है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगा है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। ऑपोजिट है, ये वर्ब है। कौन सी? सॉरी, प्रेपोजिशन है। ये क्या हमारे पास? प्रेपोजिशन है। और यहाँ पे योर शॉप इज ऑब्जेक्ट। ये देखिएगा आप, ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है, ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू। ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू। यहाँ पर क्या? ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग आपका यहाँ पे वर्ब आ गया, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। और आपका जो ऑपोजिट है वो आपका प्रेपोजिशन है, और यू आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आप एक एक चीज को इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना आने पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, उल्टा। इसका मतलब विपरीत भी होता है या उल्टा भी होता है। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब जो हम आमतौर पे देखते हैं वो क्या देखते हैं? उल्टा देखते हैं। और खास तौर से हमें समझ भी आता है कि भाई ऑपोजिट का मतलब उल्टा होता है, लेकिन के सामने या ठीक सामने, ये हम आमतौर पर समझ नहीं पाते ऑपोजिट का मीनिंग। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप जब आप सीखेंगे, इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। राम डज ऑपोजिट व्हाट यू से। ठीक है, जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा करता है। क्या करता है? राम उसका उल्टा करता है, यानी कि जो भी मैं कोई बात कहूंगा उसका विपरीत करता है। तो ऐसे वाक्यों में ऑपोजिट उल्टे के संदर्भ में प्रयोग होगा।
जैसे कि उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है, उसकी सोच तुम्हारी सोच से ठीक उल्टी है। तो इसके लिए आप लिखेंगे हिज थिंकिंग इज ऑपोजिट योर्स। ठीक है, हिज थिंकिंग इज ऑपोजिट योर। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास वो रहेगी अबव। अबव प्रेपोजिशन का मतलब है ऊपर की तरफ होना। ठीक है, लिस्ट में ऊपर। क्या बोल रहा है ये? लिस्ट में ऊपर, अप इन द लिस्ट। जैसे कि एग्जांपल से देखेंगे हम इसमें कि मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से ऊपर है। माय नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट। माय नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट। पैसा प्यार से ऊपर है, यानी कि पैसा प्यार से ऊपर है, अबव है। ठीक है, मनी इज अबव लव। केवल उसकी आंखें पानी से ऊपर थी। ठीक है, बाकी वो पूरा का पूरा पानी में डूब चुका था, केवल मात्र आंखों से ऊपर वो पानी का जो पानी का लेवल था वो आंखों तक पहुंचा था उसके। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे आप? ओनली हिज आईज वर अबव वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है अंडर। अंडर प्रेपोजिशन क्या होती है? नीचे के लिए। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। ठीक है, जिसमें कि जैसे ये आपका कोई टेबल है। ठीक है, सपोज करिए ये कोई आपका टेबल है, यह हमने टेबल बना दिया। एग्जैक्टली टेबल नहीं बन पाया, चलिए ठीक है, जैसा भी ये टेबल बना है उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे ड्राइंग को। अब इसमें जैसे ये टेबल है और इसके नीचे मैंने कोई चीज रखी है, ये सपोज करिए बाल्टी रखी है मैंने कोई, है ना, या टब रखा है, या कोई अदर थिंग्स रखी है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली टच तो नहीं कर रहे लेकिन कवर कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या लिखेंगे? अंडर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आई आपको कि अंडर कब यूज होगा? अंडर का मतलब है कि जब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब है कि यानी कि ये मान लो कि मैंने टेबल बनाया यहाँ पे इस तरह से, ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल है। अब इस टेबल के साथ अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज रखी है इस तरह से, बट ये टेबल को डायरेक्टली टच नहीं कर रही ऊपर। ठीक है, इस टेबल को टच नहीं कर रही, तो ऐसी कंडीशन में आप उसमें अंडर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया राम इज हिडन अंडर द बेड। ठीक है, तो राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। इसका मतलब कि वो डायरेक्टली बेड को टच नहीं कर रहा, लेकिन वो उसके अंडरनीथ है, उसके नीचे है। जैसे दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो मम्मी है मम्मी के ऊपर पेड़ लगा है। मम्मी जी का पेड़ का नीचे का मतलब क्या है कि जो पेड़ की हाइट है वो जो मदर है उससे काफी ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप क्या करेंगे? यूज अंडर प्रेपोजिशन करेंगे। मॉम इज सीटिंग अंडर द ट्री। क्या लिखेंगे आप? मॉम इज सीटिंग या मदर इज सीटिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट हमारा जो प्रेपोजिशन है वो रहेगा beneath या अंडरनीथ। क्या रहेगा? beneath या अंडरनीथ। beneath कैसे होगा? किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए, यानी कि beneath का मतलब है उसमें डायरेक्ट टच, जो वहां पे मैंने अंडर में बोला था आपको कि डायरेक्ट टच नहीं होगा, लेकिन beneath में डायरेक्ट टच होगा। जैसे मैंने लिखा कि मेरा घर आपके घर के नीचे है, तो देखिए अब ये घर है, सपोज करिए ये 2 मंजिला मकान है और ये मेरा मकान है, ये आपका मकान है। ठीक है, मान लो कि शिमला में हमने ये 2 फ्लैट ले लिए। ठीक है, नीचे वाला फ्लैट मेरा है, ऊपर वाला फ्लैट आपका है। तो ये क्या है? डायरेक्ट टच में है, क्योंकि जो मेरा रूफ है वो आपका फ्लोर है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? अंडरनीथ। जैसे कि मेरा घर आपके घर के नीचे है, माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस। माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस। उसके बाद दूसरा है उसकी तस्वीर तुम्हारी किताब के नीचे है। अब देखिए सपोज करिए कि ये कोई बुक है। क्या है ये कोई हमने बुक बना दी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मैंने पिक्चर छुपा के रखी है, उसके ऊपर मैंने किताब रख ली और उसको मैंने छुपा के रख लिया बुक्स के नीचे, तो वो डायरेक्ट टच हो रही है ना बुक से। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे आप कि हर फोटोग्राफ इज beneath योर बुक। क्लियर?
यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन कहता है बिलो। लिस्ट में नीचे, बिलो इज अ लिस्ट, ठीक है, बिलो इन अ लिस्ट, ठीक है, यानी कि जो आप लाइन बोल सकते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ होना, ठीक है, काफी नीचे होना, उसको हम बिलो कहते हैं। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से नीचे है। माई नेम इज बिलो योर नेम, माई नेम इज बिलो योर नेम, किसमें, इन द लिस्ट। पैसा प्यार के नीचे है, यानी कि पैसा पहले, प्यार पहले पैसा बाद में। तो ऐसे लिखेंगे, मनी इज बिलो लव, मनी इज बिलो लव, बिलो द लेवल ऑफ सम सरफेस, बिलो द लेवल ऑफ सम सरफेस, यानी किसी सतह के स्तर से नीचे होना। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, ये हमारा रूल नंबर सेकंड है, किसका, बिलो का। उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर। His mouth was below water, but nose was above. क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है डाउन। डाउन प्रेपोजिशन कहती है कि नीचे, डाउन का मतलब भी नीचे ही होता है, beneath का मतलब भी नीचे था, अंडर का मतलब भी नीचे था, लेकिन तीनों में डिफरेंसेस क्या है कि जो डाउन है वो ज्यादातर हम कैसी कंडीशन में करते हैं, जिसमें जैसे कि हमने पैसे की बात करनी है या किसी एक लेवल की बात करनी है, स्तरीकरण करना है, तो उस कंडीशन में हम डाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कीमतें नीचे जा रही है, प्राइस आर गोइंग डाउन, कीमतें नीचे जा रही है, प्राइस आर गोइंग डाउन, इस तरह से बोलेंगे आप। दूसरा वाक्य है यहाँ पे, पानी का स्तर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। अब देखिए, जैसे हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं कि भाई हमारा जो जमीन का पानी है वो उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, हर रोज वो नीचे की तरफ ही घटता जा रहा है, जिससे कि सूखा की समस्या आ रही है, या बोरवेल वगैरह वो सूख रहे हैं, उसका पानी का जो स्तर है वो नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, क्या होता है, बीच में, यानी कि बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जैसे वो राम और श्याम के बीच में बैठी थी, यानी कि कोई लड़की है, या सपोज करिए कि मैं यहाँ पे अगर सीता लिख लूं, सीता राम और श्याम के बीच में बैठी है, तो इसका इंग्लिश वर्जन कैसे होगा, सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। जैसे मैंने यहाँ लिखा, पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है, पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है, पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स, पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है हमारी अमंग। अमंग प्रेपोजिशन दो या दो से अधिक के बीच में संबंध दर्शाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि आई वॉज अमंग 50 पीपल, आई वॉज अमंग 50 पीपल, ठीक है, कि मैं 50 लोगों के बीच में था। तो ये अमंग ने दो या दो से अधिक के व्यक्तियों के बीच में संबंध को स्थापित किया। अगर मैं 50 लोगों की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत सारे लोगों की भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप सीधे तौर से बहुत, जहाँ पे बहुत लोगों की बात हो रही हो तो वहां पे आप क्या करेंगे, प्रेपोजिशन अमंग का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे आप, प्रेपोजिशन अमंग का यहाँ पे इस्तेमाल सीधे सीधे तौर पे किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है अमंगेस्ट। अमंगेस्ट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो या दो से अधिक के बीच में, पर जब ये बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच में, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, जैसे ऊपर 50 बोला था मैंने, बट वहां भी दो या दो से अधिक थे, अमंग में भी दो से या दो से अधिक की बात की, लेकिन अमंगेस्ट हम उस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे जब हमें दो या दो से अधिक के व्यक्तियों के बीच में तो तुलना करनी है, बात करनी है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं है कि कितने नंबर है वो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं भीड़ के बीच में था, मैं भीड़ के बीच में था, आई वॉज अमंगेस्ट द क्राउड, ठीक है, आई वॉज अमंगेस्ट द क्राउड, मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे, ठीक है, माई डैड वॉज अमंगेस्ट मैनी पीपल। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ, बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ,
आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई हाउस, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई हाउस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो दिल्ली से बाहर जा चुका है। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। उसके बाद जो दूसरा रूल है आउट ऑफ सर्टेन नंबर, ठीक है, या किसी निश्चित संख्या के लिए भी हम आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें निश्चित संख्या को दर्शाना है, जैसे राम स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से राम को 90 मार्क्स मिले। देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15, कि यहाँ हमारे पास 15 में से केवल 2 बच्चे हैं। इस तरह से आप, यानी कि जब हम किसी संख्या से कम की बात करना चाहते हैं या सेम ऐसे बात करते हैं कि जैसे कि मैं 100 में से 50 नंबर ले लूंगा, या मैं 50 मिनट का काम 10 मिनट में कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने डिफरेंसेस को क्रिएट करना हो तो उस कंडीशन में भी आप आउट ऑफ करते हैं। जैसे कि 100 मिनट में से 10 मिनट ही आपके पास है, यू हैव 10 मिनट आउट ऑफ 100 मिनट। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे, यानी कि प्रेपोजिशन आउट ऑफ का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रेपोजिशन, दैट इज ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑन कब इस्तेमाल किया जाएगा? ऑन ऊपर या पर के लिए किया जाएगा। ठीक है, ऊपर या पर के लिए किया जाए, स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन द बिगर ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं इस टेबल की बात दोबारा से करूं यहाँ पे, जैसे कि ये टेबल है, ये हमारे पास क्या है टेबल। अब इस टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी है, कोई गिलास पड़ा है। ठीक है, इस तरह से तो ये सारी चीजें जब यहाँ पे पड़ी है इस टेबल के ऊपर, तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि पेन टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने बोला था ऑलरेडी, गिलास है, पेन है। पेन इज केप्ट ऑन, केप्ट हमारी क्या है? वर्ब। पेन क्या है? सब्जेक्ट। ये दोबारा से समझ लीजिए, क्योंकि भूलने नहीं चाहिए आप इन चीजों को, आपको पता रहना चाहिए। पेन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और केप्ट क्या है? वर्ब है। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। इसके साथ द भी क्या है हमारे पास? आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है। और टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको नाउन भी बोल सकते हैं टेबल को। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या चीजें दी है? सब्जेक्ट भी दिया है, हेल्पिंग वर्ब दी है, वर्ब दी है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है और ऑब्जेक्ट है। बट हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है? प्रेपोजिशन ऑन के ऊपर। तो प्रेपोजिशन ऑन हमेशा जब छोटी चीज बड़ी चीज के ऊपर पड़ी हुई है तो उन के बीच जो संबंध है उसको शो करने के लिए ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, राम हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। राम हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। राम इज सीटिंग ऑन द एलिफेंट। राम इज सीटिंग ऑन द एलिफेंट। उसके बाद है, यदि हमने दूसरा रूल जो ऑन का है, पहला रूल था हमने ये देखा कि छोटी चीज बड़ी चीज के ऊपर पड़ी हुई है तो भी ऑन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम किसी दिन या डेट की बात करते हैं, डेज या डेट की बात है, दिनांक की बात करते हैं, तो उसके साथ भी हम आमतौर पर ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैं रविवार को आया, मैं रविवार को आया या गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? गया लिखा। तो आई वेंट ऑन संडे, यानी कि संडे क्या हमारा? डे का नाम है। तो जब हम डे की बात करते हैं तो भी हम प्रेपोजिशन ऑन का ही इस्तेमाल करेंगे। वह 20 दिसंबर 2022 को आया। ही कम ऑन 20th दिसंबर 2022। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने डेट की बात कर दी, ऊपर मैंने डेज की बात की, यहाँ पे डेट की बात की। अब जो तीसरा रूल कहता है ऑन को यूज करने का, वो कहता है कि अगर हमने किसी सर्टेन साइड यानी कि किसी तरफ, एक तरफ की बात करनी है, तो यानी कि दिशा की बात करनी है, एक दिशा की बात करनी है, तो उस कंडीशन में भी हम आर्टिकल प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मैं दाईं ओर खड़ा था, मैं दाईं ओर खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन पढ़ेंगे हम,
वो पढ़ेंगे हम अपॉन या ऑन टू, अपॉन या ऑन टू। ठीक है, जैसे कि एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर के बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना। इसका रूल क्या कहता है, इसकी एक्सप्लेनेशन समझिए आप। ठीक है, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि ये मैंने अगेन यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की दिशा में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गतिशील अवस्था में होकर आता है। ठीक है, यहाँ से ये इधर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, तो उस मूवमेंट को हम अपॉन या ऑन टू से लिखेंगे। जैसे मैं कूदकर घोड़े पर बैठ गया, मैं कूदकर घोड़े पर बैठ गया, तो इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा, आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से उछल के इस घोड़े की पीठ पर बैठा। उसके बाद है झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। जैसे कि सपोज करो कि मैंने अपने शेल्फ पे झाड़ू रखा था और वो गिर के नीचे टेबल पर आ गया। ठीक है, तो उस मूवमेंट को भी हम क्या कहते हैं, ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। ये देखिए प्रेपोजिशन अपॉन यहाँ पे हमने यूज की, ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है अगेंस्ट, यानी कि विरुद्ध, किसी के विरुद्ध बात करनी। जैसे राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है, वाई इज राम अगेंस्ट यू। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट, अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे अगेंस्ट यूज होगा। उसके बाद है अबाउट, बारे में, किसी के बारे में हमने बात करनी है। जैसे वह मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट मी, ही इज टेलिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से ऑफ, सिंगल ऑफ, ओ एफ का इस्तेमाल कब होगा, ओ एफ का इस्तेमाल होगा शो द रिलेशंस। ठीक है, कि जब हमने दो चीजों का रिलेशन आपस में शो करना हो तो वहां पे ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, वह राम का भाई है, ही इज द ब्रदर ऑफ राम। यहाँ पे राम के भाई का, दोनों का आपस में संबंध स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि एक तो राम हो गया, एक राम के भाई को जब हमने बताया तो ऑफ प्रेपोजिशन से बताया। उसके बाद है नेक्स्ट टू, टू प्रेपोजिशन किसी जगह को संबंध करती है। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल को जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा कि मैं स्कूल को जा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। कैसे होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया गया है कि सीता हमारे घर आ रही है, सीता हमारे घर आ रही है, सीता इज कमिंग टू आवर होम, सीता इज कमिंग टू आवर होम। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रेपोजिशन दैट इज टुवर्ड, टुवर्ड है की तरफ या के तरफ होना। ठीक है, यानी कि किसी की तरफ आना जाना होना, तो उस कंडीशन में हम टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। देखिए मैं अभी यहाँ पे मान लो कि मैं संजौली चौक पे खड़ा हूँ। ठीक है, संजौली चौक से मुझे ये आगे आईजीएमसी तक जाना है। ठीक है, ये हमारा शिमला का जो हॉस्पिटल है आईजीएमसी, और ये संजौली हमारे पास यहाँ पे एक सिटी है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इस स्टेशन तक जाना है, बट मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन जा मैं इसकी तरफ रहा हूँ, तो ये इसकी तरफ जाने के जो मूवमेंट है मेरा, उसको मैं टुवर्ड प्रेपोजिशन से एक्सप्रेस करूंगा। किससे एक्सप्रेस करूंगा, टुवर्ड प्रेपोजिशन से एक्सप्रेस करूंगा। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ही वॉज कमिंग टुवर्ड यू, वह तुम्हारी तरफ आ रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये यहाँ से चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो इसके जो मूवमेंट है मेरी तरफ आने की, उस मूवमेंट को मैं टुवर्ड प्रेपोजिशन यूज करके बताऊंगा। तो कैसे आएगा इसका सेंटेंस, ही वॉज कमिंग टुवर्ड यू, आई एम कमिंग टुवर्ड यू, या आई एम लुकिंग toward herself, toward her, sorry not self, only toward her, कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। तो ऐसे ही आप बहुत सारी प्रेपोजिशन को समझ जाएंगे। अब लास्ट हमारा एक और पार्ट इसके बाद बचता है, उसको हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।